डियर लर्नर्स, कल मैंने आपको इज, एम आर, वाज, वर, विल और सेल बी के बारे में बात की थी और ये बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल कैसे यूज करते हैं। आज इसी कड़ी में हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर हम विश्लेषण करें तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आमतौर से कहा जाता है कि सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि पहचान क्या है। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डालते हैं हेडिंग्स का पहचान। पहचान में जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ शब्द हों। ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक बात ध्यान दीजिए आप, जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग आमतौर से पढ़ते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द हों वो इंडेफिनिट होते हैं, जबकि मैंने इसमें एक चीज लिखी है क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हों। वाकई बात नहीं की है, मैंने क्रिया के अंत में कहा है। और क्रिया कौन सी होती है? उठना, जागना, सोना, खाना, पीना, रोना, धोना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। यदि इन क्रियाओं के अंत में हो, जैसे पढ़ते हैं, जाते हैं, तो क्रिया क्या है? पढ़ना। तो क्या है? पढ़ते हैं। तो क्रिया में ते है, नहीं कि वाक्य के अंत में। वाक्य अंत में तो है। तो जिन क्रियाओं के अंत में क्रिया क्या है? जाना, जाता हूं, तो क्रिया के अंत में है ता हूं, और इसमें क्रिया के अंत में है ते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द हो, वो वाक्य इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। हम लोग भूलवश ऐसा सोचते हैं कि जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते वो सब होते हैं। अब इसके आप थोड़ा सा अंतर देखिए क्या है। नंबर 1, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, नंबर 1। नंबर 2, सड़कें अच्छी होती हैं, नंबर 3,
घोड़े के 4 पैर होते हैं। घोड़े के 4 पैर होते हैं। अब आप इसमें देखिए, आई रीड ए बुक। रोड्स आर गुड। द हॉर्स हैज 4 legs। तो आप देख रहे हैं इसके अंत में भी ते हैं, ती है और ता हूं। इन वाक्य में क्या अंतर है? जबकि अगर हम कहते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते इंडेफिनिट होते हैं, तो इनमें अलग सा आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या लगा? आर लगा है। और आ किस में लगता है? सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में। और इसमें क्या लगा? यहाँ पर हैज लगा है। तो है जो है वो पास के संदर्भ में लगता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसे वाक्य इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत नहीं होते, न ये और न ये। तो इसलिए यह कहना कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द होते हैं, वो वाक्य इंडेफिनिट टेंस होते हैं, गलत है। बल्कि यह है कि क्रिया के अंत में अगर है तो इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो जब आप ट्रांसलेट करें, इन बातों का ध्यान रखें कि यदि किसी चीज के में कोई गुण हो, उसमें कार्य, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस की अगर हम परिभाषा अब देखें या पहचान देखें, तो सही पहचान आएगी जहां कार्य लगातार चल रहा हो, अर्थात इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का अंत ना हो। अभी वाक्य का कोई अंत नहीं हुआ। मैं पढ़ता हूं तो मैंने अपना पढ़ा कार्य बंद नहीं किया है। वे जाते हैं, उनका जाना जो पूरा नहीं हुआ अभी, तो अभी तक वो लगातार है, इसलिए वो इंडेफिनिट है, अनंत है। कब तक का है पता नहीं है। तो जहाँ टाइम की लिमिट ना दी हुई हो और कार्य के बारे में ये ना बताया गया हो कि कार्य भी समाप्त हुआ है या होने वाला है, क्योंकि कार्य लगातार जारी है। तो जहां कार्य लगातार जारी हो तो उसे इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब होता है अनंत। प्रेजेंट, प्रेजेंट का वो समय जो अनंत रूप में लगातार कार्य चल रहा है, जो भी समाप्त नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जहां कार्य हो रहा है, एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट डिपेंड ओनली एक्शन। इफ देयर इज गोइंग ऑन द एक्शन, so that we can say it is present indefinite. But if you find any quality, यदि कहीं आपको केवल गुण दिखाई दे, केवल गुण हो, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता। अब यहां पर जैसे हमने कहा है, सड़कें अच्छी होती हैं, तो गुण है, मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, गुण है, मनुष्य मननशील होता है, गुण है। तो मननशील है तो इट इज क्वालिटी। तो जहां पर क्वालिटी हो, ऐसे वाक्य इंडेफिनिट टेंस नहीं होते। ऐसे वाक्य जिसमें कार्य लगातार चल रहा हो, तो ऐसे कार्य ही लगातार चलने पर ही इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम ये पता हो कि वाक्य कौन से टेंस का है, जब हम ट्रांसलेट करेंगे उसको। तो इसलिए अब हम ट्रांसलेशन के अंतर्गत चलते हैं कि इसके नियम क्या है। आपको ये बात अच्छी तरह ध्यान हो, जहां कार्य लगातार चल रहा हो, एक्शन हो, मैं एक्शन में हो, तो इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब हमारा इसमें अनुवाद के नियम क्या हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हो, अगर उसके नियम हमें पता हो तो तभी हमें पता चलता है कि ये कैसे बनाएंगे अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम
अनुवाद के नियम के अंतर्गत हमें देखना है, एक बात आती है एक वचन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नाम किसी का भी हो, नाम सिंगल में हो, बिल्कुल नाम दिस, दैट, ही, सी, इट, ये एक वचन में आते हैं। और बहुवचन में आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई को सिंगल माना जाता है, आई के साथ वाई लगता है। लेकिन जब हम इसे इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो आई को बहुवचन माना जाता है। तो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और बहुवचन संज्ञाएं, ये बहुवचन मानी जाती हैं, ये आती है बहुवचन के अंतर्गत। तो अब हमें नियम में देखना इसका, जो एक वचन होता है, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर बहुवचन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे इस टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता। तो आप देख रहे हैं यहां पर यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया बहुवचन की आएगी। यदि सब्जेक्ट एक वचन का है तो क्रिया बहुवचन की होगी। जैसे गो है, गो में अगर हम यस जोड़ दें क्या बन जाता है? गोज। तो गोज बहुवचन है। किसी भी वर्ब में अगर वर्ब हो या नाउन अगर ऐसे ही जोड़ दें बहुवचन बन जाते हैं। तो यहां पर भी ये बहुवचन है। तो अंग्रेजी में यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया बहुवचन की आएगी, और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया एक वचन की आएगी। अगर मान लीजिए अब आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? सी रीड्स हर बुक। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें एस लगा है। तो एस क्या साबित कर रहा है? ये एस साबित कर रहा है कि क्रिया बहुवचन की है, क्योंकि यहां पर एक वचन है। वे अपनी पुस्तक पढ़ती हैं, वे अपनी पुस्तक पढ़ती हैं, तो क्या हो जाएगा? दे रीड देयर बुक। अब यहां पर यह बहुवचन हो गया। अगर यह बहुवचन है तो क्रिया एक वचन ही आई है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि एक वचन है तो क्रिया बहुवचन की आएगी, अगर बहुवचन है तो क्रिया एक वचन की आएगी। तो ये बात हुई हमारी सिंपल। हाँ, यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखने की है, जैसे कि मैंने आपको अभी तक तो नहीं बता रही, एक चीज बता दूंगा आपको। अक्सर बच्चे जो हैं एक गलती करते रहते हैं। मैं थोड़ा पॉइंट कर रहा हूं यहां पर, जैसे ये और ये और ये।
इस पर ध्यान दीजिए। यदि वाक्य में आई के साथ मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं आई है, तो आई के साथ अपनी अंग्रेजी माई लगेगी। यदि वी है तो वी के साथ अवर लगेगी। अगर यू है तो यू के साथ योर या योर्स। अगर ही है तो ही के साथ हीज। सी है तो सी के साथ अपनी की अंग्रेजी हर लगेगी। यदि दे है तो दे के साथ देर लगेगी। और अगर कोई नाम है तो नाम पुल्लिंग में है तो उसके साथ में हीज लगेगी। स्त्रीलिंग में है तो वहां पर हर लगेगी। यदि दोनों बहुवचन में हो, दोनों बहुवचन में हो, जैसे लड़के अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, लड़कियां अपनी पुस्तक पढ़ती हैं, दोनों बहुवचन हो कोई भी हो, तो वहां पर देर लगेगी। और इसके साथ ही अगर कहीं पर वन दिया हुआ प्रत्येक, प्रत्येक को विदेश से प्रेम होना चाहिए, तो प्रत्येक साथ में वंश का प्रयोग किया जाएगा। और यदि इट है तो इट के साथ अपनी अंग्रेजी इट्स लगेगी। जैसे शेर अपनी गुफा में रहता है, शेर अपनी गुफा में रहता है। द लायन लिव्स इन इट्स डेन। तो आप इस बार देखें कि सबके साथ में अपने की अंग्रेजी, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, आई रीड माई बुक, हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, वी रीड अवर बुक, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड यूर बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, शी रीड्स हर बुक, वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं तो दे रीड देयर बुक, राम अपनी पुस्तक पढ़ता है तो राम रीड्स हिज बुक। अब यहां पर कोई भी स्त्री का नाम, मान लीजिए कनक अपनी पुस्तक पढ़ती है तो कनक रीड्स हर बुक। लड़कियां अपने घर जाती हैं, द गर्ल्स गो देयर होम। प्रत्येक को अपने देश से प्रेम होना चाहिए, तो वन शुड बी वन लव वंस कंट्री। और इट के साथ में अपनी की अंग्रेजी इट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि शेर अपनी गुफा में रहता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हमें ध्यान नहीं रखा, अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर सबके साथ में कहीं ही लगा दिया, कहीं अवर लगा दिया, कहीं हर लगा दिया। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है। तो इन बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि ये गलतियाँ आपके काम में ना हो। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट एक वचन में, वर्ब में SEIES, ऑब्जेक्ट होगा एक वचन में, और अगर बहुवचन है तो उसमें ये नियम फॉलो करना होगा। अब हम चलते हैं इसमें आगे। यदि वाक्य नेगेटिव हो, वाक्य नेगेटिव होने में क्या करेंगे हम? यदि वाक्य नेगेटिव है तो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, एक वचन में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। और अगर बहुवचन हो तो फिर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात यहाँ और ध्यान रखने की है, इसमें तो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक वचन में यदि एक वचन है, जैसे वह छात्र अपना गृह कार्य नहीं करता है।
तो यहां पर वह छात्र। तो एक बात ध्यान रखने की है, अगर यहां पर वह या वे और उसके बाद कोई नाउन है तो ही का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। तो क्या लगेगा? दैट स्टूडेंट डज नॉट डू हिज होमवर्क। तो यहां पर जब डज लग जाता है तो फिर इसमें SEIS नहीं आता, तो इसीलिए हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, जबकि अफर्मेटिव में लिखा था हमने कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट में SEIS लगता है। लेकिन जब नेगेटिव बन जाएगा इसका तो फिर यहां पर डज में जो एस है यहां लग गया है, ऐसे ही जब यहां लग जाएगा तो फिर यहां नहीं आएगा। इस बात ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एक चीज और है, नेगेटिव नहीं, वह छात्र अपना गृह कार्य कभी नहीं करता है। मान लीजिए वाक्य आया, वह अपना गृह कार्य कभी नहीं करता है, तो क्या होगा? वह छात्र, तो दैट स्टूडेंट नेवर डज हिज होमवर्क। अब इसमें कभी नहीं का अनुवाद क्या लगा है? नेवर। ध्यान रहे, अगर वाक्य में कभी नहीं है ना तो उसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा, फिर वहां पर नेवर लगेगा। और नेवर अगर लगता है और एक वचन है तो एक वचन में जो SEIS वर्ब में जो का तो रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो नियम मैं बता रहा हूं, ये मैं यहां लिख रहा हूं, एक वचन वाला, यानी सब्जेक्ट प्लस नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेवर के साथ में डज का प्रयोग नहीं होगा और वर्ब में लगने वाला SEIS जो का त्यों ही लगेगा। यही बात लागू होती है हमारे बहुवचन में। दे डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये है तो इसे क्या हो गया? वे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि वर्ब क्या करना, डू, और उसमें जब नहीं करते तो वर्ब में ते लगा है, इसे इंडेफिनिट टेंस आया। वे अपना गृह कार्य नहीं करते तो दे, दो में अंतर समझिए। वह छात्र है तो छात्र नाउन है, इसलिए यहां पर दैट लगा है। अगर यहां होता वे छात्र तो दो जाता, लेकिन अगर यहां पर नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन काम करेगा, दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। फिर अगर इसमें भी नेगेटिव आ जाए या नेवर लग जाए तो फिर क्या होगा? वे अपना गृह कार्य कभी नहीं
करते हैं। तो दे नेवर डू देयर होमवर्क। तो इस प्रकार से नेवर के साथ में हम फिर डू जो है वो डू मैंने करना है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें दो डू लगे हुए हैं, यहाँ भी डू लगा हुआ है, यहाँ भी डू लगा हुआ है। ये डू नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसका काम ये कर रहा है, इसीलिए इसमें ये डू नहीं लगा है। और ये करने वाला डू जो है ये जो का तो इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पर एक चीज मैं और बता दूं, वाक्य के अंतर्गत ही इसी में हमने आपको बताया है कि नेगेटिव वाक्यों में डज नॉट, डू नॉट या नेवर लगाते हैं। यानी डू नॉट का प्रयोग या डज नॉट का प्रयोग जो है नेगेटिव वाक्यों में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनमें वो नेगेटिव नहीं होते और डू डज का प्रयोग हो जाता है। वो नेगेटिव भी नहीं होते लेकिन डू डज का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि स्कूल रोज जाता तो है, वह स्कूल रोज जाता तो है। मैं रोज पाठ याद करता तो हूं। ये वाक्य भी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं, जबकि देखने में जो नियम हम बताया गया था कि भाई अंत में ता है, ती है, ते होते हैं, वो इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन इनमें तो है, ता हूं, पढ़ता तो हूं, यानी दोनों वर्ड जो है बिल्कुल डिफर हैं। तो ये ऐसे वाक्य भी इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं और इनमें जो है वो प्रयोग होता है वह स्कूल रोज जाता तो है। तो ही डज गो टू स्कूल डेली। ही डज गो टू स्कूल डेली। अब आप देखिए इसमें तो शब्द लगने की वजह से यहां डज का प्रयोग हुआ है। इसमें तो शब्द लगने के कारण ही डज लगा एक वचन में। तो एक वचन में लगता है डज, और अगर बहुवचन है जैसा कि आई के साथ मैंने पहले बताया आपको कि आई के साथ जो है वो मैं रोज पाठ याद करता तो हूं, तो आई डू लर्न लेसन डेली या एवरी डे। तो आई डू लर्न लेसन डेली, तो आई को बहुवचन माना जाता है, इसलिए क्या लगा यहां डू। तो इसलिए ये बात भी दिमाग में से निकाल देना कि नेगेटिव में ही डू या डज का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में तो शब्द आया हुआ है तो तब भी डू डज का प्रयोग जो है वो इसमें होता है। तो शायद मैंने अभी तक जो आपको बताया है उसमें आपको समझ बात आ गई होगी कि सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे। एक वचन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS यानी बहुवचनी क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, इस मार्ग का प्रयोग नहीं होगा। और अगर बहुवचन है तो सब्जेक्ट बहुवचन, क्रिया एक वचन की आएगी और एक वचन क्रिया के साथ में उसका ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा।
तो आज इंडेफिनिट टेंस का मैंने दो ही बात बताई हैं। इंडेफिनिट टेंस में आज मैंने केवल दो ही बात बताई है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोनों प्रकार के जो वाक्य हैं उनको हम लेकर चलते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्या शुरू में हो वाक्य के, और नंबर 2, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। वाक्य के बीच में हो। यदि क्या शुरू में होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज है वो शुरू में आएगी। एक वचन करता हो, अगर एक वचन करता हो तो ऐसे में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नोट या नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां शुरू में क्या है, एक वचन है तो इसलिए क्या लगेगा, डज। डज सब्जेक्ट क्या है इसमें, माता जी, तो डज द मदर। पढ़ती है, देखिए पढ़ती शब्द जो है आमतौर से पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, लेकिन रीड जो वहां लगाते हैं जहां हम कोई गद्य आराम से बैठे पढ़ रहे हों, तो वहां पर हम रीड का प्रयोग करते हैं। और रामायण जो है या रामचरितमानस जो है वो लय में पढ़ी जाती है, वैसे नहीं पढ़ी जाती जैसे हम बुक पढ़ रहे हो, गद्य पढ़ रहे हों। तो इसलिए डज द मदर रिसाइट द रामायणा। इसलिए जो भी चीज थोड़ी लय में लिंक में पढ़ी जाएगी, जिसमें सुर हो या थोड़ा लय हो, तो ऐसी में हमेशा रिसाइट का प्रयोग करते हैं, वहां रीड नहीं लगाते। रीड वहां लगाते हैं, मान लो किताब पढ़ रहे हैं तो वहां पर रीड लगेगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो आई रीड लगेगा, लेकिन माताजी रामायण पढ़ती हैं तो माता जी जो है वो रामायण ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हम बैठे वो हैं, उसमें एक लय होती है, ये चौपाई कही जाती है, लय होती है उसके अंदर, तो इसलिए उसके लिए क्या लगाते हैं, रिसाइट। तो डज द मदर रिसाइट द रामायण कब, नाउ या एट दिस टाइम। तो आप देख रहे हैं अगर क्या शुरू में है, फिर अगर बहुवचन हो, क्या लड़के, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या है, क्या शुरू में आया इसमें, तो ऐसे में ध्यान दें, इसका नियम है पहले तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर है, यदि है तो लिखेंगे, यदि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
भूल करके भी क्या शुरू में होने पर व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा, डू द बॉयज प्ले, नोटिस में है नहीं, प्ले लगेगा। प्ले क्या खेलते हैं, क्रिकेट। कहां, इन द प्ले ग्राउंड। हाँ चलो, तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें लिखा है प्ले ग्राउंड। यहां पर बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बच्चे कहते हैं कि फील्ड लिखा जाता है, खेत के लिए भी फील्ड लिख देते हैं और मैदान के लिए भी फील्ड लिख देते हैं। तो ध्यान रहे, खेत के लिए तो फील्ड लिखते हैं, किसान खेत में काम करते हैं तो फील्ड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब बच्चे खेलेंगे कहाँ खेलेंगे, वो खेलेंगे प्ले ग्राउंड में, खेलने के मैदान में। तो इसलिए यहाँ पर अगर खेलने बच्चे खेलते हैं तो उसकी अंग्रेजी फील्ड नहीं लगाते बल्कि प्ले ग्राउंड लगाते हैं। ये छोटे छोटे शब्द ऐसे हैं कि जिनको हम अगर सही तौर से यूज करें तो ट्रांसलेशन में बहुत सहयोग मिलता है और एक्यूरेसी भी आती है। तो अब आप इसमें देखिए, क्या वह कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए इसमें क्या भी आ गया, ये और कभी भी आ गया। क्या वह कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं भी आ गया। अभी हमने एक बात बताई थी कि यदि यहां ऐसा हो तो ऐसे में, अब मान लीजिए एक वचन है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस तो यहां पर डज, क्योंकि क्या शुरू में दिया हुआ है तो क्या बनेगा, डज ही नेवर टेल ए लाई। अब एक बात ध्यान रखने की है, कि इसमें नेवर टेल ए लाई। अभी हमने आपको बताया था कि यदि नेवर लगा हुआ हो तो उसके साथ में डू डज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि वाक्य शुरू में क्या आ जाए तो वाक्य के अनुसार डू या डज जो करता उसके अनुसार होगा तो डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। यह बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि अगर आपने ये बात ध्यान नहीं रखी है तो आपने सोच लिया, मना किया था डू डज का प्रयोग करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। एक वचन है तो डज लगेगा, और यदि ये बहुवचन में होता तो यहां पर डू लगता शुरू में और फिर नेवर का प्रयोग होता। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, अब प्रश्नवाचक शब्द जो है कहां, क्यों, कब, कैसे, किसको, कितना, अगर ये शब्द आ जाते हैं, यानी डब्ल्यू वाले वर्ड्स या एच वाले वर्ड्स, यानी व्हाट, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, दोनों में कोई भी आ जाए तो इनका अनुवाद सबसे शुरू में लगता है और उसके बाद डू या डज लगता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट अगर है तो लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में फिर जो है वो आपका वाक्य के अनुसार ही डू डज तो सवाल नहीं उठता, ऑब्जेक्ट लगेगा और बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे एक वचन में वह अपना पाठ याद क्यों नहीं करता, वह
अपना पाठ याद क्यों नहीं करता है। तो अब देख रहे हैं इसमें क्यों शब्द जो है वाक्य बीच में आया है। तो जहां पर कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसको, कितना, यदि यह हो तो मैंने कुछ मार्क लगाया है, इसका अनुवाद पहले लगेगा। तो क्यों मेरी क्या होगी, वाई। सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो यहां डू या डज लगेगा, इसलिए तो वाई डज, वह ही नहीं करता, नोट है, नोट क्या नहीं करता, याद। तो वाई डज ही नोट लर्न। मैंने पहले कहा था ही के साथ में अंग्रेजी हिज लगेगी, हिज लेसन। तो वाई डज ही नोट लर्न हिज लेसन। यही अगर बहुवचन में हो, वे अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हैं। तो बहुवचन में आ गया, तो क्या लगेगा, वाई डू दे नोट लर्न देयर लेसन। लेकिन एक चीज मैंने आपको यही बताई है कि अगर कोई वर्ड इस प्रकार के हैं तो शुरू में इस्तेमाल होंगे, लेकिन एक चीज जो ध्यान देने की है उसे आप ध्यान दे लीजिए। एक शब्द हु, याद रहे, अगर हु में नेगेटिव नहीं है तो हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता। उसे कौन बुलाता है, तो हु कॉल्स हिम। तो हु के साथ जब डज का प्रयोग नहीं हुआ है तो वर्ब में लगने वाला एस या ईएस जो का त्यों लगेगा। तो हु कॉल्स हिम, उसे कौन बुलाता है, तो इसमें एस लगा है। और यदि ये ऐसा हो जाए, उसे कौन नहीं बुलाता है, तो हु डज नॉट कॉल हिम। तो यदि वाक्य में नेगेटिव वर्ड्स आ जाए तो फिर डज नॉट का प्रयोग होगा। अगर सिंपल रहा तो फिर डज का प्रयोग नहीं होगा। तो दोनों में अंतर समझने की जरूरत है। अगर हो सिंपल है तो एस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, डू डज लगेगा, केवल एक वचन है तो लगेगा ये। अगर बहुवचन में आता है इस तरह से, या कोई भी वाक्य ऐसा हो तो एक वचन में एस लग सकता है, बहुवचन में नहीं लगेगा, लेकिन हो के साथ डज का प्रयोग नहीं होगा। और नेगेटिव अगर है तो फिर डज नॉट का प्रयोग होगा। तो आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ाया है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने कल नंबर अपना दिया था पहले उसमें।